हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 18 है यहाँ पे शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण का अभ्यास प्रश्न। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें सभी को अटेम्प्ट करने एक ही वीडियो में हमें। तो प्रश्न संख्या 1 है, रक्त के संगठित पदार्थों के अवयवों का वर्णन करें तथा प्रत्येक अवयव के एक प्रमुख कार्य के बारे में लिखें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है तो आंसर भी लॉन्ग होगा। इसका उत्तर हो जाएगा इसके अंतर्गत रुधिर यानी कि ब्लड तथा लसिका लिम्फ आते हैं। इसका तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में तंतुओं का अभाव होता है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिराणु कहते हैं। तरल ऊतक सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वाहिनियों और कोशिकाओं में बहता रहता है। कोशिकाएं या रुधिराणु स्वयं प्लाज्मा का स्राव नहीं करती है। आगे की बात करें, रुधिर यानी कि ब्लड, तो रुधिर जल से थोड़ा अधिक श्यान यानी कि विस्कस, हल्का क्षारीय, पीएच मान होगा 7.3 से 7.4 के बीच तथा स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त शरीर के कुल भार का 7% से 8% होता है। रुधिर की औसत मात्रा 5 लीटर होती है। रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं, पहला है प्लाज्मा तथा दूसरा है रुधिर कोशिकाएं। पहला यहाँ पे प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा लगभग 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। है यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ। रक्त प्लाज्मा में लगभग 7% प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन होती है। इसके अतिरिक्त हार्मोन्स, विटामिन, श्वसन गैसें, हिपेरिन, यूरिया, अमोनिया, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, प्रतिरक्षी आदि होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर का परासरणी दाब बनाए रखने में सहायक है। कुछ प्रोटीन्स प्रतिरक्षी की भांति कार्य करती है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर स्कंदन में सहायता करते हैं। हिपेरिन प्रतिस्कंदन है। और ख है यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम के फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड्स आदि पाए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे रुधिर का निकाय या रुधिराणु। ये रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। इनमें लगभग 99% लाल रुधिराणु है। शेष श्वेत रुधिराणु तथा रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। आइए अब क की ओर चलते हैं। लाल रुधिराणु मेढक के रक्त में इनकी संख्या 4.5 लाख से 5.5 लाख से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। मनुष्य में इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिमी यानी कि मिलीमीटर होती है। स्तनियों के रुधिराणु केंद्रक रहित, गोल तथा उभयावतल होते हैं। इनमें लौह युक्त यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करते हैं। अन्य कशेरुकियों में लाल रुधिराणु अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होते हैं। लाल रुधिराणु ऑक्सीजन वाहक का कार्य करते हैं। इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है। ख है यहाँ पे श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये केंद्रक युक्त, अमीबा के आकार की तथा रंगहीन होती है। श्वेत रुधिराणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे कनिकामय, तो केंद्रक की संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोसोफिल्स। इनका केंद्रक बड़ा तथा 2 से 3 पालियों में बटा दिखाई देता है। और ब है यहाँ पे
इओसिनोफिल्स। इनका केंद्रक दो स्पष्ट पिंडों से बटा होता है। आगे की बात करें तो दोनों भाग परस्पर तंतु से जुड़े होते हैं। ये एलर्जी प्रतिरक्षण एवं अतिसंवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। इनका केंद्रक 2 से 5 भागों में बटा होता है। ये सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ये भक्षकाणु द्वारा रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। सेकेंड है एग्रेन्युलोसाइट्स। इनका कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। इनका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा हुआ घोड़े की नाल के आकार का होता है। ये 2 प्रकार की होती है। में है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स। तो इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। ये छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। और में है यहाँ पे मोनोसाइट्स। ये बड़े आकार की कोशिकाएं हैं जो भक्षकाणु क्रिया द्वारा शरीर की सुरक्षा करती है। अब कार्य के बारे में जानते हैं। कार्य भी बताया गया था। फंक्शंस: श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों की सुरक्षा करते हैं। और में आता है यहाँ पे रुधिर बिंबाणु या रुधिर यानी कि प्लेटलेट्स। इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिमी यानी कि मिलीमीटर तक होती है। ये उभयोतल तस्तरीनुमा होते हैं। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य कशेरुकियों में रुधिर प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा फाइब्रिनोजन ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन आदि मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन है। इनका महत्व निम्न कारणों से बहुत अधिक है। पहला है यहाँ पे रुधिर के थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है। आगे की बात करें हम लोग तो ग्लोब्यूलिन शरीर की रक्षात्मक क्रियाओं में प्राथमिक रूप से आवश्यक है। थर्ड है यहाँ पे एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक संतुलन में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें। तो देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 है, यहाँ पे स्तंभ 2 है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। आप लोग ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो ये एक तरह से रॉन्ग तरीका है। ठीक है। और जिस तरह से हम मिलाएं वो एक राइट तरीका है। तो आप लोग इस तरह से भी एग्जाम में बनाइएगा। पहला है इओसिनोफिल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी कि संक्रमण प्रतिरोध। सेकेंड है यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा च गैस परिवहन यानी कि अभिगमन। थर्ड है एबी रक्त समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी कि सर्व आदाता। 4 है पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क रक्त जमाव यानी कि स्कंदन। और आगे है 5 प्रंकुचन मिस्टोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी कि हृदय संकुचन। ओके। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों मानते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रक्त एक विशेष संयोजी ऊतक है जिसमें द्रवीय पदार्थ प्लाज्मा तथा अन्य अवयव में ये संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करते हैं, इसलिए रक्त को एक संयोजी ऊतक मानते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है लसिका एवं रुधिर में अंतर बताएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लसिका एवं रुधिर में अंतर निम्न है। तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशेष लिम्फोसाइट मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों हार्मोन आदि का संवाहक भी है। वसा का अवशोषण क्षुद्रांत के रसांकुर में उपस्थित लसिका वाहिनियों में होता है। बात करें हम लोग रुधिर की तो रुधिर द्रवीय माध्यम प्लाज्मा से निर्मित है। इसमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं मिलती है जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट। रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। प्रश्न संख्या 6 है दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोहरा परिसंचरण यह पक्षियों तथा स्तनियों में पाया जाता है। इन प्राणियों में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त पृथक रहता है। हृदय के दाएं भाग को सिस्टेमिक हृदय तथा बाएं भाग को पल्मोनरी हृदय कहते हैं। इनमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त पृथक रहने के कारण इसे द्विचक्रीय परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण कहते हैं।
बात करें आगे की तो दोहरे परिसंचरण का महत्व। दोहरे परिसंचरण में हृदय में 2 अलिंद तथा 2 नीले होते हैं। इस कारण हृदय में शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं। हृदय के दाएं भाग में सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है तथा यह रुधिर पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। आगे की बात करें तो हृदय के दाएं भाग में पल्मोनरी शिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर आता है तथा यह कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप द्वारा सारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का मिश्रण न होने के कारण परिसंचरण अधिक प्रभावशाली रहता है। इसके अतिरिक्त 2 अलग अलग बंद कक्ष होने के कारण रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 7 आता है, भेद स्पष्ट करें यानी कि अंतर करें। क है रक्त एवं लसिका। तो उत्तर हो जाएगा रक्त एवं लसिका में अंतर निम्न है। देखिए रक्त है, इधर लसिका है। तो रक्त द्रवीय माध्यम प्लाज्मा से निर्मित है। इसमें 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं मिलती है, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। अब बात करें हम लोग लसिका की, तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशेष लिम्फोसाइट मिलती है। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, हार्मोन आदि का संवाहक भी है। वसा का अवशोषण क्षुद्रांत के रसांकुर में उपस्थित लसिका वाहिनियों में होता है। प्रश्न अब इसका ख है खुला व बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसमें अंतर है, खुला तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर निम्न है। खुला परिसंचरण तंत्र और इधर बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा तथा मोलस्का में मिलता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया रुधिर बड़ी वाहिनियों से देह गुहा के कोटरों में भेजा जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो एनीलिडा तथा कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है, जिसमें रुधिर हृदय द्वारा निरंतर पंप किया जाता है तथा रुधिर वाहिनियों के जाल में बहता रहता है। ग है यहाँ पे प्रंकुचन तथा अनुशिथिलन। उत्तर हो जाएगा प्रंकुचन तथा अनुशिथिलन में अंतर निम्न है। इधर प्रंकुचन, इधर अनुशिथिलन। तो इसमें हृदय पेशियों में क्रमिक संकुचन होता है। प्रंकुचन के फलस्वरूप रुधिर हृदय से बाहर पंप हो जाता है। अनुशिथिलन, इसमें हृदय पेशियों में क्रमिक आनुवंशिकी होता है। अनुशिथिलन के कारण हृदय कक्ष वास्तविक आकार में आ जाते हैं और फिर से रक्त भरने लगता है। घ है यहाँ पे पी तरंग तथा टी तरंग। तो इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर हो जाएगा पी तरंग तथा टी तरंग में अंतर निम्न है। इधर पी तरंग, इधर टी तरंग। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन या विध्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है। और इधर की बात करें तो टी तरंग नीले की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत प्रंकुचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, कशेरुकी के हृदयों में विकासीय परिवर्तनों का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कशेरुकी के हृदयों में विकासीय परिवर्तनों का वर्णन निम्नवत किया जा रहा है। कशेरुकी प्राणियों में हृदय का निर्माण भ्रूण के मध्य स्तर से होता है। भ्रूण अवस्था में आद्यांत्र के नीचे आधारीय आंत्र योजनी में 2 अनुदैर्घ्य अंतःस्तरीय नलिकाएं परस्पर मिलकर हृदय का निर्माण करती है। हृदय एक पेशीय थैलीनुमा रचना होती है। यह शरीर से रक्त एकत्र करके धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। कशेरुकी प्राणियों में हृदय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग जानते हैं। क है एकोष्ठीय हृदय। सरलतम हृदय सिफेलोकॉर्डेटा जंतुओं में पाया जाता है। ग्रसनी के नीचे स्थित अधरीय एआर्टा
पेशीय होकर रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इसे एक कोष्ठीय हृदय मानते हैं। ठीक है, ख है यहाँ पे द्विकोष्ठीय हृदय। मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय होता है। यह अनॉक्सीजनित रक्त को गिल्स में पंप कर देता है। गिल्स से यह रक्त ऑक्सीजनित होकर शरीर में वितरित हो जाता है। इसमें धमनी कोटर एवं थीरा कोटर सहायक कोष्ठ तथा अलिंद एवं निलय वास्तविक कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार के हृदय को सीरिय हृदय कहते हैं। ओके, अब आइए ग की ओर चलते हैं। तीन कोष्ठीय हृदय। उभयचर में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसमें दो अलिंद तथा एक निलय होता है। थीरा कोटर दाहिने अलिंद के पृष्ठ तल पर खुलता है। बाएं अलिंद में शुद्ध तथा दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त रहता है। निलय पेशीय होता है। वांडरर वाल तथा फॉक्सन के अनुसार उभयचरों में मिश्रित रक्त वितरित होता है। इसमें रुधिर संचरण एक परिपथ वाला होता है। घ है यहाँ पे चार कोष्ठीय हृदय। अधिकांश सरीसृपों में दो अलिंद तथा दो अपूर्ण रूप से विभाजित निलय पाए जाते हैं। मगरमच्छ के हृदय में दो अलिंद तथा दो निलय होते हैं। पक्षी तथा स्तनी जंतुओं में दो अलिंद तथा दो निलय होते हैं। और आगे की बात करें हम लोग तो बाएं अलिंद तथा बाएं निलय में शुद्ध रक्त भरा होता है। इसे दैहिक चाप द्वारा शरीर में पंप कर दिया जाता है। दाएं अलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त एकत्र होता है। यह दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार हृदय का बायां भाग पल्मोनरी हृदय तथा दायां भाग सिस्टेमिक हृदय कहलाता है। इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण होता है। इसमें रक्त के मिश्रित होने की संभावना नहीं होती। अब आगे की ओर चलते हैं। 9 है यहाँ पे क्वेश्चन, हम अपने हृदय को पेशीजनक यानी कि मायोजेनिक क्यों कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हृदय की भित्ति हृदय पेशियों से बनी होती है। हृदय पेशियाँ रचना में रेखित पेशियों के समान होती है, लेकिन कार्य में अरेखित पेशियों के समान अनैच्छिक होती है। हृदय पेशियाँ मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र स्वयं बिना थके बिना रुके एक निश्चित दर यानी कि मनुष्य में 72 बार प्रति मिनट और एक निश्चित लय से जीवन भर संकुचित और शिथिल होती रहती है। प्रत्येक हृदय स्पंदन में संकुचन की प्रेरणा संवहनीय पेशी के तंतु यानी कि SA नोड से प्रारंभ होती है। SA नोड से संकुचन प्रेरणा संवहनीय पेशी के तंतुओं यानी कि SA नोड से प्रारंभ होती है। SA नोड से संकुचन प्रेरणा स्व उत्प्रेरणा द्वारा उत्पन्न होकर AV नोड तथा हिस के समूह से होकर पुरकिंजे तंतुओं द्वारा अलिंद और निलयों में फैलती है। हृदय पेशियों में संकुचन के लिए तंत्रिकीय प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। पेशियों में संकुचन पेशियों के कारण होते हैं, अर्थात संकुचन पेशीजनक होते हैं। यदि हृदय में जाने वाली तंत्रिकाओं को काट दें तो भी हृदय अपनी निश्चित दर से धड़कता रहता है। तंत्रिकीय प्रेरणाएं हृदय की गति की दर को प्रभावित करती है। हृदय पेशियों के तंतुओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आता है यहाँ पे आप लोगों के सामने। सिरा अलिंद पर्व यानी कि कोटरालिंद गांठ SAN को हृदय का गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर क्यों कहा जाता है? तो हम लोग सीधे उत्तर लिखेंगे। सिरा अलिंद पर्व यानी कि कोटरालिंद गांठ SAN दाएं अलिंद की भित्ति के अग्र महाशिरा छिद्र के समीप सिरा अलिंद घुंडी स्थित होती है। इसे गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर भी कहते हैं। इससे स्पंदन संकुचन प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है। इसके तंतुओं में 55 से 60 मिलीवोल्ट का विश्राम विभव होता है, जबकि हृदय पेशियों में यह 85 से 95 मिलीलीटर वोल्ट और हृदय में फैले विशिष्ट चालक तंतुओं में 90 होता है। सिरा अलिंद पर्व यानी कि SAN से सोडियम आयनों के लीक होने से हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है। सिरा अलिंद पर्व की लयबद्ध उत्तेजना प्रति मिनट 72 स्पंदों की एक सामान्य विराम दर पर जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आता है।
अलिंद निलय गांठ यानी कि एवीएन तथा अलिंद निलय बंडल एवीबी का हृदय के कार्य में क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अलिंद निलय गांठ सिरा अलिंद पर्व के तंतु अंत में अपने चारों ओर के अलिंद पेशी तंतुओं के साथ मिलकर सिरा अलिंद पर्व तथा अलिंद निलय गांठ एवीएन के बीच एक अंतरा पर्वीय पथ का निर्माण करते हैं। अलिंद निलय गांठ अंतरा अलिंद पट्ट के दाहिने भाग में हृदय कोटर यानी कि कोरोनरी साइंस के छिद्र के निकट होती है। अलिंद निलय गांठ के पेशीय तंतु अलिंद निलय बंडल यानी कि एवीबी से मिलकर निलय में दाएं बाएं बट जाते हैं। इनसे पुरकिंजे तंतुओं का निर्माण होता है। सिरा अलिंद पर्व यानी कि SAN में उत्पन्न संकुचन एवं शिथिलन के उद्दीपन अलिंद निलय गांठ एवीएन तथा अलिंद निलय बंडल एवीबी या हिस का बंडल से होते हुए निलय में स्थित पुरकिंजे तंतुओं में पहुंचते हैं। इसके फलस्वरूप हृदय के अलिंद तथा निलय में क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन होता रहता है। हृदय शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके पुनः पंप करता रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। हृदय चक्र तथा हृदय निकास को परिभाषित करें। तो उत्तर हो जाएगा, पहले तो हम लोग हृदय चक्र के बारे में जानते हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अतः एक हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं हृदय निकास की। तो हृदय प्रत्येक हृदय चक्र में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। इसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुना करने पर जो मात्रा आती है उसे हृदय निकास कहते हैं। यानी कि हृदय निकास इक्वल टू हृदय दर गुने प्रवाह आयतन। अतः हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 लीटर होती है। खिलाड़ियों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, हृदय ध्वनियों की व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हृदय की ध्वनियाँ दाएं एवं बाएं निलयों में आकुंचन एक साथ होता है। इसके फलस्वरूप त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट एक तीव्र ध्वनि लब के साथ बंद होते हैं। ठीक है, निलयों में आकुंचन दबाव के कारण रक्त दोनों धमनी चापों में पंप हो जाता है। आकुंचन के समाप्त होने पर ज्यों ही रक्त धमनी चापों से नीले की ओर गिरता है तो धमनी चापों के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाट अपेक्षाकृत हल्की ध्वनि उप के साथ बंद हो जाते हैं। आगे है, हृदय की इन्हीं ध्वनि लव एवं डप को स्टेथोस्कोप से सुनकर हृदय संबंधी रोगों का निदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 आता है, एक मानक ECG को दर्शाएं तथा उसके विभिन्न खंडों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विद्युत हृदय लेख यानी कि ECG तक तरंगित आलेख होता है। इसमें एक सीधी रेखा से 3 स्थानों पर तरंगे उठी दिखाई देती है। P लहर ORS सम्मिश्र, QRS यानी कि कॉम्प्लेक्स तथा T तरंग यानी कि T वेव। P तरंग ऊपर की ओर उठी एक छोटी सी लहर होती है जो 0.1 सेकेंड के अलिंदीय संकुचन को दर्शाती है। इसके समाप्त होने के लगभग 0.1 सेकेंड बाद QRS सम्मिश्र की लहर प्रारंभ होती है। ये 3 तरंगे होती है। नीचे की ओर Q तरंग, इससे उठी बड़ी R तरंग तथा इससे जुड़ी नीचे की ओर छोटी S तरंग। QRS सम्मिश्र निलयी संकुचन के 0.3 सेकेंड का सूचक होता है। आगे की बात करें तो फिर निलयी संकुचन की अंतिम प्रावस्था और इनके क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की सूचक T तरंग होती है। ECG में प्रदर्शित तरंगों तथा उनके मध्यावकाशों के तरीके का अध्ययन करके हृदय की दशा का ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी बनाने के लिए बोला था। देखिए हम यहाँ पे पिक्चर बना दिए हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको बनाने में दिक्कत होगा तो हम आपको यहाँ पे पिक्चर इसका शो कर देंगे एनसीईआरटी बुक से, तो यहाँ से भी आप लोग देख के बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पी तरंग है, ये क्यू तरंग है, ये आर है, ये एस है, फिर टी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है मानव ईसीजी का रेखांकित चित्रण। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये लास्ट है। तो कार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी प्राप्त करने के लिए हृदय के समीपवर्ती क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों पर यदि इलेक्ट्रोइड्स लगा दिए जाएं तो हृदय संकुचन के समय जो विद्युत विभव सिरा अलिंद गांठ एसए नोड से उत्पन्न होकर विशिष्ट संवाही पेशी तंतुओं से गुजरकर हृदय के मध्य स्तर की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, इसे नापा जा सकता है। इसे नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत हृदयलेखी कहते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स और वीडियो लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।